नमस्कार। तो फिर एक बार आप लोगों का हमारी इनकम टैक्स और टीडीएस की इन क्लासेस में स्वागत है। इनकम टैक्स और टीडीएस ये दोनों ही सब्जेक्ट्स हमारे लिए अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वाली बात हम पिछली कुछ क्लासेस में आप लोगों को समझा चुके हैं। चूँकि टीडीएस या टीसीएस इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है, तो टीडीएस और टीसीएस को समझने से पहले इनकम टैक्स का समझना बेसिक लेवल का अनिवार्य होता है। तभी आप टीडीएस और टीसीएस जैसे कंसेप्ट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसी उद्देश्य से शुरुआत की कुछ क्लासेस जो हमने यहाँ रखी, उसमें आप लोगों को आयकर क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कौन लगाता है, कब लग सकता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कितने प्रकार की इनकम होती हैं, ये सारे चीज़ों के ऊपर हमने पिछली कुछ क्लासेस में फोकस किया। जैसा हमने बताया था कि अब हमको आगे बढ़ना है और अब हम बात कर रहे हैं आप लोगों से व्यापार में, बिजनेस में समय समय पर ऐसे कुछ नियमों का पालन करना होता है जिनका पालन किए बगैर आपके लिए आगे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। सरकार का जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन करना। सरकार को टैक्स क्यों चाहिए बताया था, देश को चलाने के लिए। देश के अंदर जो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, देश के अंदर जो बहुत सारे रेगुलर खर्चे होते हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है। पैसा भी कब मिलना चाहिए, जब वो पैसे की आवश्यकता हो, है ना। पैसा सरकार को चाहिए इस महीने सैलरी पेमेंट करने के लिए, और सैलरी पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं हुआ तो सरकार कैसे मैनेज करेगी। दूसरा, सरकार चाहती है कि सभी लोग ईमानदारी से अपना अपना टैक्स का भुगतान करें। टैक्स दो तरह के होते हैं बताया गया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब वो टैक्स जो सीधे सीधे आपसे लिया जाए, अर्थात देने वाले और लेने वाले के बीच में एक दूसरे की पहचान बिल्कुल स्पष्ट हो, वो है डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज के समय में। मेजरली देश में दो ही तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी। तो हम यदि इनडायरेक्ट टैक्स की बात अब बाद में करते हैं, पहले डायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो डायरेक्ट टैक्स क्या कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स बता रहा है कि सरकार को पता है कि ये टैक्स मुझे किस व्यक्ति ने दिया। तो सरकार को ये कैसे पता चलता है कि ये टैक्स किस व्यक्ति से आया, उस व्यक्ति की पहचान से। और उस व्यक्ति की जो पहचान है वो क्या है, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर। तो हर व्यक्ति के पास आज के समय में एक पैन कार्ड होता है जो उसकी पहचान है। कहाँ पर, आयकर में, इनकम टैक्स में उसकी पहचान है उसका पैन नंबर। ठीक है, तो पैन कार्ड आज लगभग लोग, मुझे उम्मीद है सबके पास होगा पैन कार्ड, लगभग। अब जो लोग 18 वर्ष के अभी नहीं हुए हैं या हो चुके हैं लेकिन बनवाया नहीं है अभी तक, वो अलग बात है। अदरवाइज़ आजकल हर जगह लगभग लोग पैन कार्ड का उपयोग होने लगा है। सरकार का, मैंने कहा, उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन करना। और वो चाहती है कि देश की जो जनता है, जो लगभग आज 150 करोड़ के आसपास कहा जाता है, तो ऐसे में 150 करोड़ लोगों को देखते हुए मात्र अभी मुझे नहीं लगता 8 या 10%, 8% से ज़्यादा लोगों ने अभी तक टैक्स रिटर्न नहीं भरा हुआ है। तो इतने बड़े देश में इतने कम लोग यदि टैक्स का रिटर्न भर रहे हैं, टैक्स भरने वाले तो और भी कम है। तो ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि ये दायरे को बढ़ाया जाए। अब ये दायरा बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, ये दायरा बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, जैसे हम बात करें, हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट टाइम से अपनी अपनी फ़ीस जमा कर दे। लेकिन यदि वो टाइम से जमा नहीं कर रहे हैं, कई स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार तो खैर आप सभी हैं, लेकिन कई बार हम लोग थोड़ा डिले करते हैं, आलस करते हैं, दे देंगे, पिताजी से मांगने में आलस, मिले तो पता चला कहीं और खर्च कर दिए। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, आप लोगों के लिए फिर कई सारे की रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, या आपको बार बार क्लासेस में ना बिठाने का डर दिखाया जाता है ना। अब चूँकि आपको क्लास करनी है, पढ़ना है, तो फिर आपको मजबूरी में वो फ़ीस जमा करनी पड़ती है। कुछ ही इसी प्रकार से सरकार चाहती है कि हर देश का हर व्यक्ति अपना अपना टैक्स समय पर भरे, पूरा टैक्स भरे।
लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हों। कुछ ना कुछ तो उसमें लोग ऐसे भी होते हैं जो टैक्स देने से बचना चाहते हैं, और टैक्स देने से बचना चाहने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है कि ये क्या, कि हम समझते हैं टैक्स देना एक फालतू का खर्चा है। अब ये क्यों कारण बना, इसके पीछे भी मेरी जो विचार है वो यही है कि देश में जिस प्रकार से करप्शंस हुए, पिछले आज़ादी के लगभग 75 वर्ष हम लोग मना चुके हैं, इतने वर्षों में जितने भी करप्शंस हुए, पैसे का दुरुपयोग हुआ, बेफजूल खर्ची हुई, तो उसको देखते हुए हमारे मन में एक ऐसा भाव आने लगता है कि पैसा देंगे टैक्स का सरकार को और वो करप्शंस में इधर उधर हो जाएगा। लेकिन समय बदल रहा है, अब लोगों में जागरूकता आ रही है, तो लोग अब टैक्स को चुकाने में उतने हेजिटेट नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल ये रेशियो कम है। तो सरकार का काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लेकर आना, और उसके लिए फिर सरकार को कई सारे टूल्स, कई सारी मैकेनिज़्म अपनानी पड़ती हैं, जिनके माध्यम से सरकार हम जैसे जो व्यक्ति हैं, या मैंने बताया था व्यक्ति की परिभाषा क्या थी, पार्टनरशिप फर्म, HUF, इंडिविजुअल, कंपनीज़, ट्रस्ट, सोसाइटीज़, ये सब क्या हैं, व्यक्ति हैं सरकार की नज़रों में, आयकर की नज़रों में। तो सरकार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर बहुत सारे नियम कानून लाती है, ज़बरदस्ती उन्हें फोर्सफुली लागू करवाती है, तब जा कर के फिर सरकार पर टैक्स का कलेक्शन बढ़ता है। तो वर्तमान में सरकार ने टैक्स समय पर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो पाएँ, उसके लिए एक तरीका अपनाया हुआ है, और उसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये दो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हैं। एक का नाम है स्रोत पर कर की कटौती, और दूसरे का नाम है स्रोत पर कर का संग्रह, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो कलेक्टेड और डिडक्टेड ये दो प्रमुख शब्द हैं जो इन दोनों के बीच में फ़र्क उत्पन्न करते हैं। तो हम आने वाले 2 से 3 क्लासेस में, 4 क्लासेस में आप लोगों को इन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में डिटेल में विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और एज एन अकाउंटेंट हम लोगों को टैली में इनकी एंट्रीज़ कैसे पास करनी है, किस प्रकार हम हमारे क्लाइंट्स का, हमारे एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड्स को हम प्रॉपरली TDS के साथ में मेंटेन कर सकते हैं, ये हम लोग इस क्लासेस में जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ बने रहेंगे इस पूरी सीरीज़ में, जहाँ हम TDS TCS की बारीकियों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में या हमारे रोज़गार में, हमारे व्यापार में काफ़ी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, बात हुई यहाँ पर सबसे पहले TDS TCS की उत्पत्ति का मेन कारण क्या है, आयकर। तो आप ये बात समझिए, आयकर का मतलब क्या, किसी व्यक्ति द्वारा किसी एक वित्तीय वर्ष में जो भी पैसा, जो भी धन कमाया जाता है, मैं एक एक शब्द को अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं पावर पॉइंट का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी बोर्ड पे लिखने में समय लगेगा, इसलिए मैं वर्बली ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। आने वाली क्लासेस में हम पावर पॉइंट्स के माध्यम से और बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे इन्हें समझाने का, बट अभी मेन है कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ग्रिप करना। देखिए, मैंने अभी कुछ शब्दों का उपयोग किया, मैंने कहा व्यापार में, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करूँगा, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ व्यक्ति शब्द अंडरलाइन है, पूरे वित्तीय वर्ष में, पूरा वित्तीय वर्ष यहाँ पर अंडरलाइन है, जो भी धन या पैसा कमाता है, कमाना, यहाँ कमाना अंडरलाइन है, उस पर सरकार को क्या चाहिए आपसे, आयकर, आय पर लगने वाला कर। लेकिन ये आयकर कैसे लगता है, हमने बताया आपको, आयकर इतना साधारण नहीं है, आपको कर योग्य आय पहले निकालनी होगी, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टैक्सेबल इनकम निकालनी होगी। जब आप टैक्सेबल इनकम निकालोगे तब जाकर के आप सरकार को टैक्स की गणना करके दे पाओगे। इसके लिए हमने आपको इंडिविजुअल वाला एक एग्जाम्पल दिया था, किस प्रकार सरकार ने स्लैब्स बनाए हुए हैं कि 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, फिर 12 तक 15, फिर 20, फिर 30, इस तरह से सरकार ने स्लैब्स बनाए हुए हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम, फिर उस पर डिडक्शंस मिलती हैं। ये हमने काफ़ी कुछ चर्चा आपसे ऑलरेडी पुरानी क्लासों में की हुई है, जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर डले हुए हैं,
आप उन लेक्चर्स को देख करके और बड़े आसानी से आयकर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार को चाहिए टैक्स, और टैक्स किस चीज़ के रूप में चाहिए? इनकम टैक्स के रूप में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनकम टैक्स चुकाने के लिए सरकार ने क्या कहा हुआ है? देखिए, एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मुझे उम्मीद है आप सब लोग समझते होंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी पैसा आप कमाएंगे, उस कमाए हुए पैसे पर आपको टैक्स की पहले क्या करनी है? गणना, कैलकुलेशन, असेसमेंट, और वो करने के बाद आप टैक्स जमा करोगे। तो उसके लिए सामान्य नियम ये कहते हैं कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो पैसा आपने कमाया, उस पैसे पर टैक्स की गणना करके टैक्स जमा करने की जो जवाबदारी है वो कब आती है? अगले साल में। उसे क्या कहते हैं? याद आ रहा होगा, जिस वर्ष में हम पुराने वर्ष के टैक्स की, पुराने वर्ष कमाई हुई पैसे पर टैक्स की गणना करके टैक्स जमा करते हैं, उस वर्ष को क्या कहते हैं हम लोग? असेसमेंट ईयर। याद आ रहा है कि भूल गए? याद आ रहा है? यस, बताया गया था असेसमेंट ईयर। तो ये असेसमेंट ईयर जो होता है, असेसमेंट ईयर, अभी जैसे मैं अभी की बात करूं तो पुराना वित्तीय वर्ष अभी जा चुका है हमारा। आज हम लोग 7 अप्रैल 2025 को आज क्लास ले रहे हैं। तो पुराना वित्तीय वर्ष कौन सा था? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 तक का। तो इस पूरे वित्तीय वर्ष में मैं यदि व्यक्तिगत रूप से मेरी बात करूं तो इस व्यवसाय, इस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से मैंने जो भी कलेक्शंस किए फीसिस के, उस पर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना होगा, और वो मैं कैलकुलेट करके कब जमा करूँगा? 31 जुलाई 2025 तक। ये सरकार ने मेरे लिए लिमिट दी हुई है। वहीं आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि जिन लोगों की ऑडिट होनी है वहाँ पर ये तारीख बढ़ जाती है, क्योंकि ऑडिट करने में टाइम लगता है, खाते चेक होते हैं, सीए द्वारा ऑडिट रिपोर्ट बनती है। सरकार ने इसके लिए आखिरी तारीख क्या की है? 30 सितंबर और 31 अक्टूबर। 30 सितंबर तक ऑडिट हो जाएगी, 31 अक्टूबर तक हमें हमारा रिटर्न सरकार को जमा करना पड़ेगा, टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि इस पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान जो पैसा कमाया गया उस पर टैक्स मैं जमा करने वाला हूँ सरकार को 31 जुलाई तक, क्योंकि मेरे केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारी फर्में होती हैं जिन पर ऑडिट एप्लीकेबल होती है, तो वो 31 अक्टूबर तक टैक्स जमा करेंगे। सरकार कहेगी तब तक हम वेट नहीं कर सकते, हमें क्या करना है? अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना है, विदेशों से जो पैसा, जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका भुगतान करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करना है, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करना है। ऐसे तमाम सारे देश के अंदर खर्चे होते हैं जो सरकार को करने होते हैं, तो बोले हम वेट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, इस बात की क्या गारंटी है कि 31 जुलाई तक सौरभ अग्रवाल अपना ईमानदारी से पूरा टैक्स जमा करेंगे? तो सरकार कहती है कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जहां पर लोग बाग क्या करें? ईमानदारी अपनाएं ना अपनाएं, लेकिन वो ईमानदार बन जाएं। और मुझे एक चीज़ बताइए, टोल टैक्स, मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। आपको याद होगा, आज से साल 2 साल 3 साल पहले जब आप गाड़ी से जाया करते थे तो कई बार टोल पर हमारी गाड़ी को कई लोग रोकने की कोशिश करते भी थे, तो हम किसी नेता का, किसी मंत्री का, संतरी का नाम ले लेते थे तो गाड़ी निकल जाया करती थी, हाँ या ना? लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? फास्टैग आ गया, गाड़ी पे फास्टैग लगाए। अब आप जैसे उस एरिया में जाओगे, रेंज में जाओगे, तुरंत पैसा कट जाएगा, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑटोमेशन हो गया, सिस्टम बन गया। अब आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ को अपना पा रहे हो। ठीक है ना? ऐसे ही कुछ होता है कि जब हम जो पैसा कमा रहे होते हैं, उस पैसे पर मुझे जो टैक्स जमा करना है, वो टैक्स जमा करने के लिए सरकार ने मुझे बोला कि तुम ईमानदार बन जाओ, जबकि 100 में से हर व्यक्ति ईमानदार होगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार ने बोला ऐसे बात नहीं बनेगी। तो सरकार को एक बहुत बड़े ज्ञानी संत आए और सरकार से बोले एक प्रश्न पूछता हूँ, प्रश्न का जवाब दो, तुम्हारे प्रश्न का भी जवाब मिल जाएगा। तो उस ज्ञानी संत ने सरकार से बोला, अच्छा बताओ गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से निकलती है आप बताओ? हम धरती की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं ना गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से गंगा निकलती है। तो बोले आप क्या करना चाह रहे हो? आप जगह जगह उम्मीद कर रहे हो कि लोग जो पानी लें
वहाँ पर अपने आप उसका कर चुकाएं या उस पर जो है ईमानदारी से काम करें। बोले आप कुछ मत करो, जहाँ से गंगा निकल रही है वहीं जाके बैठ जाओ, तो आपको क्या होगा, आप ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। तो सरकार बोलती है वो सब, इससे हमारी समस्या का समाधान कहाँ हुआ। तो उन्होंने बोला आप ये बताइए लोगों के पास पैसा आता कहाँ से है, लोग पैसा कमाते कहाँ से हैं। प्रश्न ये उठा, कहाँ से कमाते हैं। नंबर 1 सैलरी, किराया, ब्याज, ठीक है। किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, कोई ब्रोकरेज कमीशन का काम कर रहा है, किसी को प्रोफेशनल टेक्निकल फीस मिल रही है, किसी को डिविडेंड आ रहा है, किसी को म्यूचुअल फंड पर डिविडेंड आ रहा है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है। समझ में आ रही मेरी बात। डायरेक्टर्स को पैसा मिल रहा है, पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है। अब समझिए, हर व्यक्ति जो व्यापारी है उसको छोड़ के हर व्यक्ति के पास पैसा आने का जो सोर्स है वो एग्जैक्टली क्या है, व्यापार। हर व्यक्ति के पास पैसा आने का जो सोर्स है वो क्या है, व्यापार। तो सरकार को सजेस्ट किया गया, जो भी एक्सपर्ट्स थे, जो ज्ञानी संत थे, वो एक कुछ होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड में, बोले क्यों ना जहाँ से पेमेंट स्टार्ट हो रहा है, व्यक्ति के पास पेमेंट आने का सोर्स, एग्जांपल अभी हम लेते हैं, उस सोर्स पे ही यदि हम चेक पॉइंट लगा दें, उस सोर्स पर ही नियम लागू कर दें, तो जिस व्यक्ति को पैसा मिलना है उसको तो मिलेगा, लेकिन आपके पास जानकारी पहले पहुंच जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, जिस व्यक्ति को पैसा मिला है वो व्यक्ति चाह करके भी अपनी आय छुपा नहीं पाएगा। उदाहरण लेते हैं एक छोटा सा, रिलायंस ट्रेंड का। रिलायंस ट्रेंड सबने सुना, रिलायंस पॉइंट अभी तो खैर बंद हो गए यहाँ के मुरैना के, तो बट जिस किसी बिल्डिंग में वो हैं, वो बिल्डिंग किसकी है, किसी एक व्यक्ति की। आप या हम में से किसी एक व्यक्ति की बिल्डिंग हो सकती है वो। उस बिल्डिंग के अंदर रिलायंस ट्रेंड ने यदि किराया देना है, तो मेरा आइडिया है मोटा मोटा मुरैना शहर में भी कम से कम वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये से कम का किराया तो नहीं होगा। बड़े स्टोर होंगे तो वहाँ 2-3 लाख। मेरे को किसी ने बताया था शायद विशाल मेगा मार्ट का किराया भी 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ का है, ऐसा मेरे को बताया गया था, मैं आई एम नॉट श्योर। तो ऐसे में कोई 3 फ्लोर है, इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या है, तो इतना होना कोई नॉर्मल सी बात है। बैंक्स भी जो किराए पे लेती हैं वो भी 1-8 लाख रुपए कम से कोई किराया कम नहीं होता होगा। तो हम यदि बात करें कि इतने बड़े सेटअप में किराए की हम बात कर रहे हैं, तो किराया लेने वाला कौन है, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति। देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, देने वाला भी एक व्यापार है। बैंक एक व्यापार का कर रही है, रिलायंस बड़ी कंपनी है, व्यापार का कर रही है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जहां पर कोई व्यक्ति इतना किराया देने में सक्षम है, वो व्यक्ति कौन होगा, कोई ना कोई व्यापारी ही होगा। तो ऐसे में सरकार ने बोला किराया लेने वाले व्यक्ति से हम ये उम्मीद करें कि वो अपनी किराए की आय पूरी तरह ईमानदारी से बताएगा, ये थोड़ा डाउटफुल है। तो क्या किया जाए, तो बोले काम करते हैं, किराया देने वाला कौन है, व्यापारी है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यापार करेगा, प्रॉफिट कमाएगा और उसको गवर्नमेंट के कानूनों का ज़्यादा तरीके से पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये नियम किस पे लगा दिया, पैसा चुकाने वाले पर, कि बोले तुम पैसा चुका रहे हो ना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पैसा लेने, यानी कि किराएदार मकान मालिक को जब तुम एज अ किराएदार पैसा दोगे रेंट का, तो उसको पूरा पैसा नहीं दोगे, आधा भी नहीं, उसका परसेंटेज फिक्स किया गया, उसका परसेंटेज फिक्स किया गया। बोले आप पूरा पैसा नहीं दोगे तो बोले आपको हम बताएंगे कि आपको इतना पैसा काटना है, पहली बात। दूसरा, आपको जो पैसा आपने उनको देना है, उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए महीने का किराया है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए में से 10% का डिडक्शन होना है हर महीने। तो मकान मालिक की इनकम कितनी मानी जाएगी, 1 लाख, लेकिन उसके हाथ में पैसा कितना आ रहा है, 90,000। तो 10,000 रुपये कहाँ जा रहा है, सरकार की जेब में। लेकिन सरकार को ये बताया जा रहा है, सरकार को कौन बता रहा है, ये पेमेंट देने वाला,
क्योंकि पैसा किसने काटा? पेमेंट देने वाले ने। पेमेंट देने वाले ने देना था 1 लाख, उसने 1 लाख ही दिया, लेकिन उसने उस पैसे को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। 90,000 तो दे दिया मकान मालिक को, 10,000 दे दिया सरकार को। सरकार को बता भी दिया कि मकान मालिक के 1 लाख रुपए का इसका भुगतान है और इस 1 लाख रुपए में से 10,000 मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ बात चल रही थी 1 लाख रुपए का जो भुगतान हम लोग आप लोगों मतलब किराएदार को होगा, उसमें से 90,000 उसको मिलने वाले हैं। तो 10,000 रुपये चले गए सरकार के पास। सरकार के पास केवल रुपए नहीं गए, सरकार के पास साथ में क्या गया? जानकारी। किसकी? किसके पैसे कटे हैं? मकान मालिक। मकान मालिक का पैन नंबर क्या है, मकान मालिक का नाम क्या है, और पूरे साल में उसको टोटल कितने का भुगतान हुआ है। तो बात यहाँ पर चल रही है TDS। तो अभी इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से डिफाइन करें तो क्या हुआ? गंगा कहाँ से निकली? गंगोत्री से। इनकी गंगा क्या है? किराए की इनकम। और गंगोत्री कौन है? ये। तो गंगोत्री पर ही मैंने एज ए सरकार चेक पॉइंट लगा दिया, और इनको ये बात, अब आप कह सकते हो सर ये बात ना माने तो, ये बात ना माने तो बोले आपने जो बात बोली वही क्यों माने? तो फिर से वही कहावत आ जाएगी, बरसाने में रहना है तो राधे राधे कहना है। यदि इन्हें व्यापार करना है तो इन्हें मेरी बात माननी ही होगी। क्यों? क्योंकि इनके पैन कार्ड भी मैंने इशू किए, सरकार ने GST नंबर मैंने इशू किया, और इन्हें सारी टैक्स की कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी। तो बात यहाँ पर आ गई थी कि पूरे कंसेप्ट के अंदर TDS क्या है? फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स ऑफ व्हाट? इनकम। इनकम का जहाँ सोर्स होगा वहीं पर यदि आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाए और सरकार तक पहुंच जाए, और सरकार तक ये जानकारी भी पहुंच जाए कि आपने ये इनकम कमाई है, तो अब आपको क्या करना होगा? वो इनकम सरकार को दिखानी ही पड़ेगी, आप उसको छुपा नहीं सकते, है ना? तो यही कहलाता है पूरा कॉन्सेप्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। समझ में आ रहा है बात? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको मालूम है हम में से ज़्यादातर लोगों का पैसा बैंकों में डिपॉजिट रहता है, ठीक है? बैंक में डिपॉजिट्स के 2 प्रमुख पॉइंट होते हैं, आपका सेविंग अकाउंट और एक आपका फिक्स डिपॉजिट्स। भाई या तो मैं FD कराऊंगा या सेविंग अकाउंट में। मैं भी थोड़ा सा नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ। अभी वो करंट अकाउंट ज़्यादातर व्यापारों में होता है, ठीक है? आप सेविंग करंट अकाउंट मान लो, चलो ऐसा मान लेते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एक फिक्स डिपॉजिट्स से। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है सबको मालूम है? जब आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है और जिसकी आपको एक निश्चित समय तक आपको लगता है ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करते हो? उसको FD करा देते हो। FD कराने से फ़ायदे क्या होते हैं? आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है। बचत खाते में जो ब्याज होता है वो लगभग 2 से 3% का, 4% तक का ब्याज होता है। FDs में 6-7%, 7% तक का, 7.5% तक का ब्याज मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीमें होती हैं, ये अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम जब अपने पैसे को बैंकों में डिपॉजिट करते हैं तो उस पैसे पर हमें क्या मिलता है? ब्याज। आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट होता है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। बचत खाते पर 3 से 4% तक का बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, ब्याज उनको मिलता है। बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट्स पर जो ब्याज दिया जाता है उस ब्याज को भी मेरी इनकम माना जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? इसमें कुछ नियम हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको बस मोटी बात ये पता होनी चाहिए कि यदि मैंने ब्याज की इनकम वो भी बचत खाते से कोई भी ली है तो सरकार ने स्पष्ट मना कर रखा है कि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स इस पर नहीं काटा जाएगा। मतलब हमारा गंगोत्री कौन हो गई? बैंक। और गंगा का नाम क्या है? गंगा का नाम क्या है? ब्याज की इनकम। इनकी गंगा का नाम क्या था? किराए की इनकम। हमारी गंगा का नाम है ब्याज की इनकम। तो हमारी गंगा कहाँ से बह रही है? बैंक से।
तो यहाँ गंगोत्री बैंक है, तो टैक्स डिडक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? बैंक की। लेकिन सरकार ने मना कर रखा है कि बचत खाते की ब्याज पर टैक्स मत काटना। लेकिन वही मेरा पैसा कहाँ जमा है? FDR में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर सरकार ने नियम बना रखे हैं। अब ये नियम 1 अप्रैल 2025 से बदल गए हैं। तो मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा वो नए और पुराने दोनों नियमों को साथ लेकर के पढ़ाऊँगा, ताकि आपको नए नियम भी मालूम हो और पुराने नियम भी मालूम हो। तो नए नियम और पहले मैं पुराने नियमों की बात कर लेता हूँ, फिर मैं नए नियमों की बात करूँगा। तो पुराने नियम ये कहते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति जो कि सीनियर सिटीज़न नहीं है, कोई भी व्यक्ति, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? इंडिविजुअल, क्योंकि सीनियर सिटीज़न कौन बनेगा? इंडिविजुअल। आप और हम ही तो बनेंगे। कोई पार्टनरशिप फर्म बनती है, कभी कंपनी बनती है? नहीं। तो इंडिविजुअल यदि कोई है और यदि वो सीनियर सिटीज़न नहीं है, यानी कि उसकी उम्र 60 वर्ष की नहीं हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को ब्याज की जो टोटल आय होगी, कुल आय, यदि वो 40,000 रुपये से कम है, तो बैंक उसकी आय पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करेगी। ये बात समझ में आ रही है? 40,000 रुपये तक की ब्याज की आय यदि किसी व्यक्ति की है, तो उस पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा। लेकिन वहीं यदि वो व्यक्ति सीनियर सिटीज़न है, सीनियर सिटीज़न कौन होते हैं? सीनियर सिटीज़न वो व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कभी भी किसी भी दिन 60 वर्ष की हो गई, तो वो व्यक्ति को पूरे साल के लिए क्या मान लिया जाएगा? सीनियर सिटीज़न। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, आप और हम जैसा व्यक्ति, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में किसी भी तारीख में, चाहे वो 30 मार्च और 31 मार्च ही क्यों ना हो, यदि वो 60 वर्ष का हो गया, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे साल के लिए उसको क्या माना जाएगा? सीनियर सिटीजन। कौन मानेगा? ये आयकर। ये परिभाषा किसकी है? आयकर की। ठीक है। तो सीनियर सिटीजन जितने भी होते हैं उनके लिए ये लिमिट थी 50,000 रुपये। मतलब उन लोगों को 50,000 रुपये तक की कोई भी ब्याज की आय बैंकों से मिलेगी, तो बैंक उनके इनकम पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगी। ये बात सरकार ने बोली हुई है। तो नया नियम क्या आ गया है? जो 40,000 की लिमिट थी उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है, और जो 50,000 की लिमिट थी सीनियर सिटीजन के लिए वो बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है। तो 1 अप्रैल 2025 से कोई भी सीनियर सिटीजन को ब्याज की जो भी इनकम मिलेगी, यदि वो 1 लाख रुपए या उससे कम है, तो बैंक कोई TDS उनका नहीं काटेंगी। मतलब उनकी गंगा बिल्कुल बेधड़क होकर के बिना किसी रुक के बहेगी 1 लाख रुपए तक। 1 लाख रुपए से ज़्यादा का ब्याज यदि पूरे साल का हो रहा है तो ही TDS काटा जाएगा। ये सरकार ने नियम नए बनाए हुए हैं, 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। ठीक है। प्रश्न क्या था कि TDS क्या होता है, तो ये बताने का प्रयास हो रहा है एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि यदि ब्याज की आय किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो ब्याज बेसिकली TDS की लिमिट्स में तभी आएगा जब सरकार द्वारा निर्धारित की गई लिमिट्स में वो फॉल कर रहा है। तो आप पूछ सकते हो तो सर ये वाली बात तो किराए पे भी लागू होनी चाहिए, वहाँ भी कोई लिमिट होंगी ना कि हर किसी को TDS काटना है? नहीं, किराए पर भी ये लिमिट थी। मैंने बताई इसलिए नहीं क्योंकि जब हम TDS को सेक्शन वाइज सेक्शन स्टडी करेंगे तब मैं आपको ये डिटेल्स बताने वाला था। क्योंकि बात आ गई है इसलिए बता देता हूँ, फिर रिवीजन कर लेंगे, दोबारा पढ़ाएंगे। तो सरकार पहले क्या नियम था इसका? मतलब 1 अप्रैल 2025 से पहले पूरे वर्ष भर में यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 2,40,000 रुपये या इससे ज़्यादा की आय किराए के रूप में दे रहा है, या उसका खर्चा किराए के रूप में 2,40,000 रुपये से ज़्यादा का हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? उसको 10% या 2% का TDS डिडक्ट करके भुगतान करना होगा। क्लियर हो रही है बात?
अब क्या लिमिट आ गई है, अब हो गया है पूरे साल भर में 6 लाख यानी कि 50,000 रुपये पर मंथ। लिमिट 2,40,000 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 6 लाख। तो पूरे साल भर में यदि 6 लाख रुपए तक का भी किराया आपको प्राप्त हो रहा है किसी व्यापार से, तो वो व्यापार क्या करेगा, टीडीएस नहीं काटेगा। 6 लाख से ऊपर का किराया यदि होगा तो ही सामने वाला व्यक्ति आपको पैसा काट के भुगतान करेगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टीडीएस। तो टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो भुगतान किया जा रहा है वो भुगतान पहले से फिक्स है। उन भुगतानों के ऊपर सरकार के नियमानुसार, इनकम टैक्स के नियमानुसार पूरा भुगतान नहीं करना होता है, कुछ पैसा काट करके भुगतान करना होता है। बचे हुए पैसे को हम सरकार को जमा कराते हैं और उसकी जानकारी सरकार तक भेजते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं, तो अब मैं थोड़ा बोर्ड का उपयोग करता हूँ। टीडीएस की बात हो रही है यहाँ, चलिए लग गया, तो हम टीसीएस की भी बात आपसे कर लेते हैं। टीडीएस और टीसीएस दोनों चचेरे भाई बहन हैं, ऐसा बोल सकते हैं, कजिन ब्रदर सिस्टर, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर्स, जो भी आप माने, कोई लिंक तो है नहीं, तो इसलिए हम कजिन्स बोल देते हैं ना। ठीक है ना, एक ही फैमिली के दो हिस्से हैं। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या बताया गया, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सोर्स बोले तो अगेन फिर वही, जहां से गंगा निकल रही है वही सोर्स है, लेकिन यहां पर डिडक्ट था और यहां कलेक्ट है, दोनों में फर्क आ रहा है। डिडक्ट और कलेक्ट। डिडक्ट माने काटना, काटना थोड़ा कठोर शब्द लग रहा है, काटना पड़ेगा, हमारा टैक्स कट गया। कलेक्ट माने थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन यदि होता है तो उसमें दो पार्टियां शामिल होती हैं, हाँ या ना। जब ये व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, पेमेंट, तो उसने क्या किया, पेमेंट को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक तो वो अमाउंट है जो उसने दे देना है, और एक उसने क्या काट लिया, टीडीएस। तो इसने उसको 90 रुपये, 100 रुपये का यदि पेमेंट है तो उसने 90 रुपये का तो अमाउंट दिया और 10 रुपये का टैक्स काट लिया। तो इस व्यक्ति के हाथ में कितने रुपए पहुंचे, 90। इस व्यक्ति के पास से कितने रुपए गए, 100। तो इसको वे 10 रुपये कहाँ से मिलेंगे, इसको 10 रुपये मिलेंगे गवर्नमेंट से, इसको 10 रुपये मिलेंगे गवर्नमेंट से। वो उसकी प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में हम आपसे अगली क्लासों में चर्चा करेंगे। बात यहाँ पर आई कि ये 90 रुपये को और 10 रुपये को अलग अलग करने की जो पूरी प्रोसेस थी, इसको कहा गया डिडक्ट किया गया। लेकिन इसका उल्टा होता है कलेक्ट। कलेक्ट में क्या होता है, कलेक्ट में भी दो पार्टियां हैं, बातें ना ही करें कुछ। यहाँ भी दो पार्टियां हैं, यहाँ भी दो पार्टियां हैं, और इन दो पार्टियों में देखा जाए तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पेमेंट, ठीक है ना, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको रिसीव कर रहा है। तो ये तो हो गया रिसीवर। अब इस बार जिम्मेदारी किस पर डालेगी, रिसीवर पर। पेमेंट जो ले रहा है वो क्या कह रहा है कि भाई साहब पेमेंट के साथ में मेरे को ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए मुझे। तो ये व्यक्ति कौन हो गया, कलेक्टर। और ये हो गया कलेक्टी। ये व्यक्ति कौन है, डिडक्टर। ये कौन हो गया, डिडक्टी। मतलब जिसका पैसा कटा वो डिडक्टी, जिसने काटा वो डिडक्टर, जिसने पैसा कलेक्ट किया वो कलेक्टर, और जिसका पैसा कलेक्ट हो रहा है वो कलेक्टी। तो यहां पर प्रश्न ये उठा कि सर बात तो समझ में आ रही है कि जिसको पैसा कलेक्ट करना है वो कलेक्टी कहलाएगा,
देखिए फिर वही बात, सरकार को ये प्रोसेस क्यों अपनानी पड़ी? क्योंकि जो व्यक्ति भुगतान कर रहा है उसकी जानकारी सरकार को चाहिए, और वो जानकारी पेमेंट करने वाला व्यक्ति नहीं देगा। वो जानकारी कहाँ से मिलेगी? पेमेंट लेने वाले व्यक्ति से। तो सरकार ने ऐसे कुछ निर्दिष्ट, कुछ ऐसे फिक्स टाइप ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस डिसाइड किए, जिनको करते समय पेमेंट लेने वाले व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि आपको पेमेंट देने वाले व्यक्ति की जानकारी प्लस उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेकर के सरकार को देना है, ताकि सरकार उससे पूछ सके कि तुम ये पैसा लेकर के आए, कहाँ से आए, क्यों हुआ, क्या से हुआ। वो फिर बात की कहानियाँ बनती हैं। तो इसका उदाहरण, जैसे वहाँ 2 उदाहरण हुए, 2 उदाहरण यहाँ ले लेते हैं हम लोग TDCS में। आज की क्लास में हम डेफिनेशन वाला पार्ट कवर करेंगे, कल इसकी टर्मिनोलॉजी को कवर करेंगे कल हम लोग। तो बात यहाँ पर आई टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो देखिए उदाहरण के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल है गाड़ियाँ। आज के समय में नियम क्या है? नियम ये है कि यदि मैं या आप या कोई भी व्यक्ति, मैं जब भी व्यक्ति शब्द बोलता हूँ तो कई बार उनको मैं अंडरलाइन करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति इनकम टैक्स की परिभाषा के 8 प्रकार के होते हैं। तो वो सब पहले हम क्लासेस में बात कर चुके हैं। तो व्यक्ति कोई गाड़ी खरीदने जा रहा है, वो गाड़ी की कीमत यदि 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो सरकार ने बोला किससे? गाड़ी बेचने वाले से, कि देख भाई तेरे पास कोई भी व्यक्ति आया जो गाड़ी खरीदने आया है और उस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो अब आपको क्या करना है? गाड़ी खरीदने वाले व्यक्ति से 1% पैसा एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है। उदाहरण के लिए मैं कोई गाड़ी खरीद के लाया, 20 लाख रुपए की गाड़ी है, तो मैं उसको 1% के हिसाब से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर आऊँगा। अब मैं उससे पूछ सकता हूँ, यदि मुझे नहीं मालूम होगा कि भैया 20,000 तुमने क्यों लिए, तो वो मुझे क्या समझाएगा कि देखो साहब ये सरकार का नियम है और ये पैसा मुझे आपसे लेना पड़ेगा। हाँ, आप जब बाद में अपना आयकर रिटर्न भरोगे, वहाँ आपको ये 20,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो ये 20,000 रुपये की जो कलेक्शन हुआ, वो कलेक्शन किसने किया? पेमेंट लेने वाले ने। वहीं दूसरी तरफ पैसा देना जिसने दिया, उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया, अब वो इसकी जानकारी ऑनलाइन देख पाएगा, अपने ऑनलाइन का जो सिस्टम होता है इनकम टैक्स का, वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट अब मेरे से पूछ सकती है ना कि भाई आप तो अपना रिटर्न भरते नहीं थे और आप 20 लाख की गाड़ी खरीदने पहुँच गए। सरकार का पर्पज़ क्या है? समझ में आ रही है मेरी बात? कि बोले आप तो भाई साहब बिल्कुल ही गायब थे, पिक्चर में थे ही नहीं, अचानक 20 लाख की कार खरीद के तुम हीरो बन रहे हो। तो ये बता दो 20 लाख की किस्त कैसे चुकाओगे, या 20 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? क्लियर हो रही बात? सरकार का पर्पज़ क्या है? टैक्स का दायरा बढ़ाना। उसके लिए उन्होंने ऐसे ट्रांजैक्शंस को पहचाना कि जिनमें यदि कोई व्यक्ति एंटर होगा ट्रांजैक्शन करेगा, तो वो उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचेगी, और सरकार तक जानकारी पहुंची तो फिर उस व्यक्ति ने यदि अपना आयकर हर साल अच्छे तरीके से भर रहा है तो उसको कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन यदि वो व्यक्ति आयकर भर ही नहीं रहा, यदि वो व्यक्ति आयकर के बारे में अवेयर ही नहीं है, तो उसके लिए ये एक समस्या खड़ी हो सकती है कि वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि मैं 20 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो इसकी किस्तें कैसे चुकाऊँगा, या इसका पैसा कहाँ से आया मेरे पास। तो सरकार का पर्पज़ ये है कि भैया टैक्स भी मिल जाए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम से पहले, और साथ में बाद में हम जो है पूछ सकें इससे कि आप इस पिक्चर में कहाँ से आए, कैसे आए। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, तेंदुपत्ता, जंगल से प्राप्त लकड़ियाँ और अल्कोहल, टोल प्लाज़ा, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको भी सरकार ने TCS की परिभाषा में कवर किया हुआ है। यदि आप विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, करते हैं, और साल एक पैकेज 5 लाख से ज़्यादा का बनता है, तो भी उस पर TCS के नियम लागू होते हैं। एक TCS का नियम पहले लागू था, 1 अप्रैल 2025 से वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके विषय में हम आगे आने वाली क्लासेस में आपसे चर्चा करेंगे। चूँकि वो ख़त्म हो गया है तो आगे तो हमें कोई समस्या नहीं होनी है, लेकिन वो क्यों था, कैसे लाया गया, क्या नियम था, इसके बारे में आपको हम जानकारी अवश्य देंगे उस नियम के बारे में। तो ये कुछ ऐसी लिस्ट है जिसमें 15 से 20 ट्रांजैक्शंस आते हैं जिन पर TCS
लागू होता है। मतलब पेमेंट देने वाले को टेंशन नहीं है, पेमेंट लेने वाले को प्रॉब्लम है, उसको ध्यान रखना होगा। अब मैं आज की क्लास को समराइज़ कर दूं यहाँ, ताकि आप कल ज़्यादा बेटर कनेक्ट हो पाओगे। और देखिए, पर्पस, उद्देश्य, कारण, क्यों, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्या हमें हमारे जीके को इम्प्रूव करना है? नो, जीके इज़ नॉट मैटर। मैटर है एज एन अकाउंटेंट, मुझे किसी भी फर्म की अकाउंटिंग करनी है तो दो काम होंगे, या तो मेरा पेमेंट जाएगा या मेरे पास पेमेंट आएगा। टीडीएस का मतलब पैसा जाना। टीडीएस कब लगेगा, कब डिडक्ट होगा? जब आप भुगतान करोगे। तो आपको किसी किराएदार, किसी मकान मालिक को पेमेंट करना है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है, किसी एम्प्लॉय को सैलरी आप दे रहे हैं, या किसी वकील सीए को फीस दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जहां आपको व्यापार में भुगतान करना होगा। वहां पर आपको पता होना चाहिए कि इन भुगतान पर मुझे टीडीएस काटना है या नहीं काटना। मेरी बात से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं? अकाउंटिंग सीख रहे हो, टैली सीख रहे हो, तो आपको पेमेंट्स पर कब कब टीडीएस के नियमों का ध्यान रखना है, ये पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि आप पैसा ले रहे हो किसी से, तो मुझे कब कब पैसा टीसीएस के नियम के अनुसार कलेक्ट करना है, ये भी पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे साहब मेरे को नहीं मालूम, बस मेरे को तो टैली आती है, आप मुझे सेल दे दो, परचेज दे दो, बैंक स्टेटमेंट दे दो, तो वो क्या कहेगा कि यार तुम डेटा एंट्री ऑपरेटर तो अच्छे बन गए, अकाउंटेंट नहीं बन पाए। तो हमारा पर्पस क्या है, टैली वर्ड का पर्पस क्या है कि हम आपको अच्छा अकाउंटेंट बनाने के लिए आपको प्रेरित करें, ना कि केवल एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए।